नमस्कार दोस्तों। अब तक टीवी चैनल में सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को तादिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और सभी को ढेर बधाई। हम आपको बताना चाहता हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ लगातार जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ आज हम बड़े मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। हमारे साथी, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे क्षेत्र में विभिन्न जगहों से जुड़े हुए उन सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो अब तक टीवी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। उनको मैं बधाई देना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि आप लोग अपना अमूल्य समय दे करके हमारे चैनल को देख रहे हैं। ये सभी आप बधाई के पात्र। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बार का बड़ा मुद्दा है। अब की बार 4 लोग मैदान में हैं, घमासान मचा हुआ है। हर कोई बंदा अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से, अपने अपने राग को, अपने अपने हिसाब से रग रहा है। दोस्तों, इस राग में अब तक टीवी चैनल ने जनता से कुछ सवाल किया है। वो जनता के सवाल हैं, आज सवाल है यूपी में घमासान, 4 दावेदार, किसकी बनेगी यूपी में सरकार। दोस्तों, मैंने इसलिए शुरू किया कि जिससे हमारे जनता के बीच एक नई सोच जाए, एक नई पहचान आए, लोग अपनी भावनाओं के साथ काम कर सकें और अपने विचार भी लिख सकें। इसलिए मैंने ये कार्यक्रम जनता की मांग पर रखा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा और आप लोगों से आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि इस महान कार्यक्रम में पुनीत कार्य के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से समय दे रहे हैं, ये एक बड़ी पहचान है। और हमारे पत्रकार भाइयों के लिए, अब तक टीवी चैनल के सिपाहियों के लिए, जिस तरीके से आप लोग खड़े हो रहे हैं और इस बार जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं और अपने मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लगता है कि हमारे पत्रकार साथी अब ना तो रुक रहे हैं, ना तो झुक रहे हैं और ना तो बिक रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये घमासान है। देखिए, इस लाइव तस्वीरों को देखिए, लाइव तस्वीरों से जुड़िए, लाइव से जुड़िए और अपने विचार को बेबाक तरीके से रखिए। हमने मुद्दा उठाया हूं और इस मुद्दे को आप लोग अपने तरीके से कह सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप अपनी बात को बेहिचक, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपनी बात को कहें। इसलिए हमने इसे कार्यक्रम को शुरुआत किया। ये कार्यक्रम सुप्रभात के साथ हम शुरू किया हूं। आप लोगों से आशा है कि ये सुप्रभात कार्यक्रम
में सभी पत्रकार भाई, सभी क्षेत्र की जनता, जनार्दन को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आज जो हमारा मुद्दा है, यूपी सरकार, यूपी का घमासान, 4 दावेदार, किसकी बनेगी सरकार, एक बड़ा मुद्दों के साथ हम आपके बीच आज आए। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उन सभी साथियों को जो लगातार इस घमासान में अपनी प्रतिभागिता को निभा रहे हैं, प्रतिभागिता को दिखा रहे हैं। उन सभी प्रतिभागियों को मैं कोट कोट धन्यवाद देना चाहूंगा, कोट कोट नमन करना चाहूंगा, कोट कोट वंदन करना चाहूंगा। और मैं उन सभी सिपाहियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं। उन सभी साथियों को, उन सभी भाइयों को, उन सभी संघर्षशील सिपाहियों को जो अपना अमूल्य समय अब तक टीवी चैनल को दे रहे हैं, लगातार अपनी बात को जनता के बीच रख रहे हैं। तो यूपी का घमासान, 4 दावेदार, किसकी बनेगी यूपी में सरकार, आज बड़ी मुद्दे के साथ हम आपके बीच आए हैं और हम सभी से राय लेना चाह रहे हैं कि किसकी बनेगी सरकार। हम अब चलेंगे, कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे भाई लगातार जुटे हुए हैं, इस बात से राय जानने के लिए चल रहे हैं कि किसकी बनेगी सरकार। तो आइए अब हम सफर की तरफ मूव करेंगे। हमारे साथी भी लगातार लगे हुए हैं कि उनके भी राय जानते हैं कि किसकी सरकार बनेगी यूपी में। तो दोस्तों, सुप्रभात कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम के पावदान पर हम आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हेलो मनीष जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बड़ा प्रश्न है, यूपी में 4 दावेदार, किसकी बनेगी सरकार। मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बार सभी अपने आप को विजयी घोषित कर रहे हैं, सभी 300 प्लस सीटें निकाल रहे हैं, सभी अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में किसकी सरकार बन रही है, जनता की क्या राय है। देखिए सर, मेरे हिसाब से तो यूपी के अंदर दोबारा है भाजपा की सरकार आ रही है। भाजपा की सरकार आ रही है जी, उसका कारण ये है कि भाजपा ने गरीबों के लिए काफी काम किए हैं, मकान बनाए हैं, शौचालय बना के दिए हैं, उज्ज्वला योजना चलाई है, काफी योजनाएं चल रही हैं और जिसका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। लेकिन हाँ सर, इसमें कुछ ये फेल हुए हैं, मतलब जो है महंगाई को लेकर कुछ फेल हुए हैं, जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो महंगाई है वो फेल हुए हैं। लेकिन उसका कारण ये है कि इनको 3 साल इनका कोरोना में बीत गया है और सरकार चलाने के लिए मात्र 2 महीने मिले हैं। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में और भी तरक्की करें, ये प्रदेश को और भी अच्छे स्तर पर ले जाए। मेरी राय में भाजपा की ही सरकार आएगी। भाजपा सरकार आएगी। ये बताइए, हिंदुत्व की बात कही थी, गौशालों की बात कही थी, आज उनकी सरकार में गायें मर रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। आज गायें मर रही है, रोड पे गायें मर रही है। और आज हिंदुत्व की सरकार कहते थे, अपने आप को हिंदूवादी व्यवस्था कहलाते थे। आज गायें मर रही हैं। जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी तो अखिलेश सरकार को ये आरोप लगाया करते थे कि ये किसी को संरक्षण दे रहे हैं, गायों की हत्या करा रहे हैं, ऐसे प्रश्न हुआ करते थे। और आज देखिए गाय, जहां तक सर ये भाजपा का हिंदुत्व वाला मैटर है, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी योगी जी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी हिंदुत्व का मैटर नहीं उठाया है। उठाया नहीं है, उन्होंने अभी उठाया नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, और आपको शायद जानकारी नहीं हो, और फिर भी आपको मैं संज्ञान दिलाना चाहता हूं। इन्होंने कहा था, आप बड़ा गंभीरता से सोचिए, इन्होंने एक शब्द कहा था और उस शब्द की तरफ वाक्य की तरफ जाइए। इन्होंने कहा था, आपको बताना चाहूंगा
इन्होंने कहा था कि मैं 80 और 20 की तरफ कहां ले जा रहा है। 80-20 क्या है? 80-20 क्या है? मैं क्वेश्चन दोबारा कीजिए सर, समझ नहीं पाया। इन्होंने अभी कहा था कि 80-20, मुझे 80 वोट चाहिए, 20 नहीं चाहिए। तो हिंदू मुसलमान नहीं और क्या हो सकता है? नहीं, उसमें तो ये 80% वोट जी को चाहिए, लेकिन 20% वोट जो कट्टर समर्थक होते हैं, तो वो कौन कल किसके समर्थक? अरे भाई, अरे भाई, वो किसके समर्थक है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी समर्थक है, और बसपा के भी समर्थक है, कांग्रेस के भी थोड़े तो बहुत समर्थक हो सकते हैं। वो उसकी समर्थक नहीं बात की है। उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ और की तरफ इशारा किया है हमारी समझ में। अब आपकी समझ में क्या है, मैं इसके लिए नहीं हूं, अपने मतदाता अपना स्वतंत्र है, मैं किसी पर थोपना नहीं चाह रहा हूं। मगर जिस तरह की उन्होंने इशारा किया था, वो इशारा कहीं ना कहीं अलग जा रहा था। 80-20 का जो मामला चल रहा था, वो 80-20 का मामला यही चल रहा है जी। तो मैं कहूं जी जी जी, तो उसमें सर 80-20 की बात किसने कही है? मोदी जी ने कही है, योगी जी ने कही है? योगी जी ने कही है, योगी जी ने कही, मोदी जी की। भाई मेरी बात नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, ना कहो ते मित्रता, ना कहो ते बैर। हम लोग मीडिया वाले हैं, हम किसी के पक्षपात की बात नहीं करने जा रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं जो जो कहते हैं लोग, उसकी बात कर रहा हूं। हमें तो उसकी बात करना है जिन्होंने हमें बता रहे हैं, जिन्होंने हमें सुना रहे हैं। हमें चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, कबीरा हम लोग मीडिया के हैं। हमें अपनी कलम को बेचना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। हमें जनता के बीच निष्पक्षता के पूर्वक जाना है। इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनने पर स्लाटर हाउस बंद होंगे। क्या स्लाटर हाउस बंद हुए? सर उसमें काफी सख्ती की गई है। सख्ती से मान नहीं। अरे भाई मेरी बात, सख्ती की कोई बात नहीं है। कहां बंद हुए? हमें दिख नहीं रहे। ये तो आप गलती कर रहे हैं। बंद हुए कहीं एक स्लाटर हाउस का बंद होना बता दीजिए हमें। हमारे क्षेत्र में भाई लखनऊ में चंद कदम दूरी लखनऊ में स्लाटर हाउस चल रहा है। और उसकी बात छोड़ दीजिए, मैं किसी पक्षपात की नहीं करना चाह रहा हूं। मैं तो ये बात पूछना चाह रहा हूं, स्लाटर हाउस की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बकरे खुले में नहीं कटेंगे, मुर्गे नहीं कटेंगे, मुर्गे कटेंगे, मानक तय किया था। क्या वो मानक पूरे हो रहे हैं? नहीं, विरोध हो या ना हो, सरकार का बनने का मतलब, मेरी बात सुनिए। मायावती, मैं बात करना चाह रहा हूं, मायावती के शासनकाल की तरफ ले चल रहा हूं। मायावती ने कहा लॉटरी बंद होगी, तो उन्होंने लॉटरी बंद कर दी। उन्होंने जाति धर्म की तरफ नहीं देखा, उन्होंने केवल एक ही काम देखा, लॉटरी बंद तो बंद, वो चाहे जिसका रहा हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो। तो हमें, जब हम युद्ध करेंगे, जब हम जनता के बीच जाएंगे, तो जनता तो हमें अच्छा कहेगी या बुरा कहेगी, हमें इसकी परवाह करेंगे, काम चलेगा। फिर कानून क्यों बनाया? दूसरी बात, क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? क्या किसानों का दर्द वो भूल गए, जिसे उनके ही मंत्री ने कुचलने का काम किया था किसानों का? क्या किसान वो दर्द भूल गए लखीमपुर खीरी घटना को? कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें बीजेपी सरकार हमारी फेल हुई है। और मैं बता दूं, क्या मीडिया कर्मी वो चीज, मनीष जी, कुल मिला के मेरा कहना यह है सर, मैं ज्यादा लंबे चौड़े कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में लोग विधानसभा के चुनाव हमारे आ रहे हैं, अभी जनता क्या परिवर्तन कर चाहती है जनता के हाथ में है। और नहीं, मैं प्रश्न, मनीष जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पत्रकार वो चीज भूल गए हैं जिन्हें धक्का देकर के उनके ही मंत्री ने पत्रकार को अपमानित किया है? क्या पत्रकार बदला नहीं लेंगे? पत्रकारों का तो ज्यादा मैटर, सरकार आज तक आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें बनी है, पत्रकारों के बारे में किसी ने बात नहीं करी। पत्रकारों ने भाजपा की सरकार में पिटते रहे हैं पत्रकार, सपा की सरकार में पत्रकार पिटे हैं, बसपा की सरकार में पत्रकारों के संबंध में तो आज तक, जब से देश आजाद हुआ, आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं सोचा।
नहीं, वो तो बात किसी ने सोचा नहीं, मगर जिस तरीके से पिट रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकार पीटे गए हैं, ये तो एक सोचनीय विषय है भाई। ये तो बात हम आपकी मान लेते हैं, नहीं सोचा किसी ने। एक कभी किसी मंत्री ने पत्रकार को इस तरीके से सार्वजनिक गाली नहीं दिया होगा। अगर दिया है तो यही बीजेपी सरकार कहती थी, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो लोग समझे किसी पत्रकार के अगर कोई हत्या होता है या गाली देता, अपमान करता है, तो समझो लोकतंत्र खत्म हो गया। तो क्या अब वो लोकतंत्र जीवित है? क्या वो लोकतंत्र नहीं खत्म होता है? ये कहना चाहूंगा कि अगर पत्रकार के साथ तो बदतमीजी करे, तत्काल उसके साथ बदतमीजी कीजिए, जैसे करे उसका जवाब वैसे देना चाहिए। अगर कोई मंत्री या कोई गाली दे रहा है, उसे तत्काल गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मंत्री गाली देगा उस पर वही धारा रखती है, पत्रकार गाली देगा तो उस पर वही धारा रखती है। दोनों में एक केस है, मैं तो तत्काल इन्हें जवाब देना चाहिए। आपका कहना है कि जैसा को तैसा मिले, जैसा को तैसा होना चाहिए, बिल्कुल। मगर पत्रकारों के पास कुछ उसका जवाब दे दिया जाएगा तो शायद आने वाला मंत्री कभी इस तरह की बदतमीजी करने से पत्रकार से सोचेगा। जी, पत्रकार की सोचेगा नहीं, क्योंकि बड़ी व्यवस्था। अभी आपने एक आपके जनपद बिजनौर की घटना में उठाना जा रहा हूं, क्योंकि अभी एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था फर्जी महिला के खिलाफ, ठीक है। और उस सेवरा पुलिस के खिलाफ लोगों ने कहा, और वहां के आईजी डीआईजी ने भी कहा था कि मैं जांच करूंगा, और ये जानकारी आ रही है कि उसमें चार्जशीट लगाने की तैयारी चल रही है। तो क्या वो इस संबंध में मेरी सर हाँ एसपी मुरादाबाद से ही बात हुई थी, जी जो जांच कर रहे हैं, जांच अधिकारी जी और कोतवाल सिवारा से मेरी बात हुई। जी उन्होंने कहा है कि जो पत्रकार है, पीड़ित पत्रकार है, उनकी लोकेशन उसमें मिली है एक जगह। तो हमने ये बात कही थी, तो आपने एक लेटर कहीं लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि वो उसको महिला के पास फोन ही नहीं था। तो जब महिला के पास फोन ही था, महिला की और पीड़ित पत्रकार की लोकेशन एक जगह कैसे मिल सकती है? जी हमने इस बात पर डिस्कस किया उनसे। फिर तो कह रहे हैं कि साहब जांच चल रही है, जांच में भी हम चार्जशीट लगाने के से पहले सोच रहे हैं, 10-12 को सबूत ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने हमें मतलब टालने वाली बात करी, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। और वो हमारा पत्रकार पुलिस की डर से मारा धक्के खाता फिर रहा है। कल भी उसकी बच्ची ने वीडियो डाली है, उसकी बच्ची बीमार हो चुकी है अपने पापा के गम में। 3 महीने से उसके पापा घर पर नहीं आए, वो बीमार है। वो ये प्रे कर रही है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं समझता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको पत्रकार के साथ साथ उस गरीब और छोटी बच्ची को उसका न्याय मिलना चाहिए। ये इस तरीके से जो अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो क्या ये पत्रकार में रोष नहीं है इस बात को लेकर के? क्या बीजेपी सरकार की विफलता नहीं है? तो क्या इसका खमियाजा बीजेपी को नहीं भुगतना पड़ेगा? तो जो भुगतना पड़ेगा, ये सारे किसान भी नाराज हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही, लाठियां खाना पड़ रहा है, उनका ही पैसा जमा किया हो, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और गरीबों की थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, परेशान है। और इतना ही नहीं, अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि एक दलितों का गोरखपुर में पुलिस ने एक ठाकुरों के साथ कहा सुनी होती है, उसमें गोली चलती है, पुलिस ने गोली चलाती है, उसमें घायल हो गए हैं। और फिर वो उनको दलितों की मुकदमा, दलितों को एक उसमें कम से कम 35-36 लोगों को भर के लाती है पुलिस, और फिर उनको बर्बरतापूर्वक पिटाई की जाती है। तो ये गलत चीज है या नहीं गलत चीज है? तो क्या इससे जी हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, जी भारतीय संविधान दिवस जी, लेकिन क्या वास्तव में भारतीय संविधान का पूरी तरह पालन हो रहा है? क्या उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? नहीं, जिस दिन इसका संविधान का दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा, इसका पूरी तरह से पालन हो जाएगा, उस दिन हमें गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए। नहीं, मामला ये नहीं था। उन्होंने हमें आजादी मिली, हमें आजादी अंग्रेजों से मिली, हम इसलिए मना रहे हैं, खुशी है कि हमें अंग्रेजों से मुझे आजादी मिल गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद जब वो बैठे तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि ये भारत का संविधान विशाल और सबसे लचीला और सबसे कठोर संविधान है, परंतु ये मेरे देश की वासियों, अगर इसे लागू करने वाले सही होंगे तो ये भारत का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया संविधान होगा, और अगर इसे लागू करने वाले सही नहीं होंगे तो ये भारत का संविधान सबसे खराब और सबसे घटिया होगा। तो आज इसकी संविधान में आपने देखा होगा, इतना विशाल संविधान है और इतना उसको बारीकी से उल्लेख किया गया है, और इतने
भाविक तरीके से लिखा गया है, जिस विद्वान ने लिखा है, ड्राफ्टिंग किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे तैयार किया है। उसमें एक एक शब्द को एक जगह से पीओ करके रखा है कि किसी तरीके से कोई भी ना हो, परंतु आजादी हम अंग्रेजों से हुई है, ना कि भारत में छिपे हुए अंग्रेजों से। अब हमें एक आजादी तो मिल गई है, अंग्रेजों से मिल गई है, अब हमें दूसरी आजादी के लिए, अभी लोग कहते हैं तीसरी आजादी चाहिए, तीसरी नहीं, हमें दूसरी आजादी चाहिए। देखिए, दो आजादियां मिल चुकी हैं, एक न्यायपालिका को आजादी मिल चुकी है, कार्यपालिका को आजादी मिल चुकी है, व्यवस्थापिका को आजादी मिल गई है, मगर मीडिया को आजादी नहीं मिली है। इसलिए हमें चौथी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए मीडिया को लड़ाई लड़नी होगी और तभी वो आजाद होगी। अगर जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक कुछ पाता नहीं है। सही बात है। अगर मैं बताता, अगर मंत्री को गाली दे दो तो मंत्री का अपमान, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना आदि मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं बीजेपी सरकार से और तमाम हमारे पत्रकार समूह से, क्या पत्रकार को अपमानित किया तो क्या उसकी कार्य में बाधा नहीं है? बिल्कुल बाधा है जी, पत्रकार को जो है उसके अधिकार, उसको धक्का देना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अगर है तो फिर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? क्यों? क्योंकि क्या भारत के कानून मंत्री को यह पावर है? और जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये संविधान लग जाने के बाद शेर और बकरी एक जगह पानी पिएंगे, मतलब बाघ और बकरी एक जगह पानी पिएंगे। इसमें जाति, धर्म, ऊंच नीच का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आज हो रहा है, तो इससे क्या बीजेपी सरकार को नुकसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नुकसान तो पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। अभी आप बता रहे हैं कि अभी किसानों ने लंबे पीरियड तक आंदोलन किया और तब जाकर के अगर ये कानून सही था तो फिर बीजेपी सरकार ने वापस क्यों लिया? एक प्रश्न ये मुद्दा है, ये सवाल है, अगर कानून सही बनाया था तो उसको वापस क्यों लिया गया? सही बात है। अगर ये सरकार सही थी, कानून सही था, तो फिर वापस क्यों किया? उसे लागू करना चाहिए था। दूसरी बात, बीजेपी सरकार में जितने कानून मेरे हिसाब से लग रहे हैं वो सारे के सारे विफल हो रहे हैं। आज बताओ, भूमाफियाओं की लागू किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके जगह पर ग्राम सभा की जमीन पर कितनी जमीन मुक्त कराई गई? 1 बीघा जमीन नहीं मुक्त कराई गई होगी? कराई गई? बताइए भैया, आपके क्षेत्र में कहीं कराई गई 1 बीघा जमीन? बीजेपी की स्थिति बताता हूँ सर, मैं जो पब्लिक को देख रहा था, उसका लाभ देख रहा था, स्वयं से बोल रहा था, बल्कि मैं मुक्त भोगी बता रहा हूँ सर, खुद का मुक्त भोगी। जी। एक बीजेपी विधायक ने, जी, हमारे क्षेत्र के बीजेपी विधायक थे, उन्होंने धार्मिक संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाए जी, और उसके आधार पर जमीन पर कब्जा करना चाहा। जी। अब उसके अंदर मैं लड़ा, कोर्ट में वकीलों को खरीद लिया गया, प्रशासन को खरीद लिया गया, फिर आखिर में हथियार मुझे उठाना पड़ा, कलम का, और मैं कलम की ताकत पे कोर्ट तक लड़ा और उस जमीन को फ्री कराया। ये बीजेपी विधायक के कारनामे थे। अब आप ही बता रहे हैं कि बीजेपी के विधायक के ये कारनामे, तो अगर विधायक के ये कारनामे हैं तो क्या विधायक को वास्तव में क्या उसको हक मिला? क्या वहां की जनता उसे वोट देगी? हाँ, वो तो एक्सपायर हो गया। वो तो धार्मिक संपत्ति पर कब्जा किया था और उस धार्मिक संपत्ति में जिसने बुरी निगाह डाल ली वो बचा ही ना। ये इतिहास रहा है, वो निकल गए विधायक। नहीं निकल गए या खत्म हो गए, ये मैं नहीं कहना चाह रहा। क्या ऐसी पार्टी को धारणा किया? क्या ऐसी पार्टी को पार्टी ने निकाला, बीजेपी ने निकाला? नहीं निकाला होगा। नहीं निकाला। क्यों? तो क्या बीजेपी को लोग वोट देंगे? मेरे हिसाब से नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूं, तो इस बार अब हम बात करेंगे, मुद्दे की आ गई है, तो इस बार किसकी सरकार होगी? 4 दावेदार हैं, किसकी सरकार होगी? अब ये तो आने वाले समय में जनता बताएगी किसकी सरकार बननी चाहिए। सरकार जनता हमारे जो तरफ से जो चल रहा है, हमारे क्षेत्र में बिजनौर की बात जानता बताऊं, वहां पे बीजेपी की लहर चल रही है। बहुत सुंदर बीजेपी की लहर चल रही है। जी, बिजनौर में बीजेपी की लहर चल रही है।
जी बिजनौर में जनता बताएगी क्या हिसाब बनता है, क्या नहीं बनता है, देखो जनता के ऊपर डिपेंड करता है और आगे क्या बनता है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी की लहर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, जानकारी देने के लिए। अच्छा, वहां पर कितनी सीटें हैं और कौन कौन मैदान में हैं, कुछ बताने का कष्ट करेंगे? जी। हमारे यहाँ से रामपुर से विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से अशोक राणा जी आए हुए हैं जी, और बिजनौर से भारतेंदु आए हुए हैं, लगीने से जसवंत सिंह आए हुए हैं और अभी कुछ डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं। और यहाँ पे जो हमारा समाजवादी पार्टी का ज्यादा प्रश्न है, यहाँ पे पहले पूर्व मंत्री थे, उनका टिकट काट के जो नए आदमी को दिया गया, इस वजह से भी समाजवादी सरकार की वो कृषि निकलने की संभावना है, हारने की संभावना है। यहाँ पे सपा हार रही कि सपा जीत रही है? सपा हारेगी, क्योंकि सर यहाँ जो पूर्व में 4 बार विधायक रह चुके मंत्री जी, उस सरकार में मंत्री भी रहे हैं हमारे ठाकुर मूलचंद चौहान जी, उनका टिकट काट दिया है, बिल्कुल एक नए आदमी को टिकट दिया गया है। इस वजह से लगता है कि वहां जो है सपा की सरकार, सपा की सीट यहाँ से नहीं हो पाएगी। मतलब सपा भी टूटती हुई नजर आ रही है। जी, सपा टूट, मैंने भी 2-3 दिन पहले आपके चैनल पर खबर भी चलवाई थी कि वो उसका विरोध भी हो रहा है, उस नए आदमी का विरोध भी हो रहा है। जी, विरोध भी हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता खुद इसका विरोध कर रहा है कि इसको गलत टिकट दिया गया है। जी जी, तो इस बार बीजेपी का धमाकेदार है, पुनः वापसी की बात की जाए तो बीजेपी आ सकती है। मेरे हिसाब से बिजनौर पे बीजेपी के जी, बहुत से बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता तक पहुंच रही है, ये एक बड़ी उपलब्धि है और होना भी चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए किसी हम तो उस बाजार में है, कबीरा कड़ा बाजार में, सबकी पूछे कार ना का होते मित्रता ना का होते भाई। हमारे लिए तो सभी हमारे साथी हैं और सभी को मैं स्वागत करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। जो सभी हमारे साथी हैं, मैं उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरीके की लगातार हमारे बीच आए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं ढेर शुभकामनाएं दूंगा। बने रहिए, देखते रहिए अब तक टीवी चैनल में। सबसे सुप्रभात कार्यक्रम में प्रतिदिन आप अपने राय देने के लिए कष्ट करें। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर जनपद बिजनौर से। तो दोस्तों, आपको हम बताते चले, जनपद बिजनौर में आपने देखा होगा कि लगातार अगर हम बात करेंगे तो लगातार अगर बात करें तो इस वक्त की सबसे घमासान की युद्ध की बात कर रहे हैं। तो इस बार बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का लोगों के प्रति जो उसका लोगों के अंदर सोच थी कि बीजेपी आएगी और बीजेपी आ भी रही है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के इस बार भारी तादाद में बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जनपद बिजनौर में एक सही चाचों का ना चयन होना, अनपढ़ उनका होना और जो कुछ नाराजगियां हैं, अगर उसे बीजेपी दूर कर ले और मना ले, बीजेपी को सत्ता से दूर कोई नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बहुत लोगों ने ये जानकारी दी है और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे साथ मनोज निगम जी जुड़ चुके हैं। मनोज निगम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। आज बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है कि यूपी में घमासान, 4 दावेदार किसकी बनेगी सरकार, सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा। तो मैं चाहता हूं किसकी सरकार है और किस तरफ जनादेश जा रहा है, क्या जनता की राय है, क्या जनता कह रही है। अभी 2022 के चुनाव में किसी भी पार्टी का जनाधार एक तरफा नहीं है। सारे मतदान कई भागों में विभाजित हो गए। किसी की पसंद बीजेपी है, किसी की पसंद सपा है, किसी की पसंद सरकार है, किसी की पसंद बसपा है। जनाधार बटा हुआ है। यहाँ से अभी कुछ उम्मीदवार भी नहीं घोषित हुए हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद में आदमी खुल के बात नहीं कर पा रहा इस समय कि किसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार ये चीज जरूर है कि सपा और बीजेपी के बीच कांग्रेस भी कहीं ना कहीं फाइट करती हुई अपने मेन मुद्दे लेकर आई हुई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस मुद्दे के साथ उतरी है। वो भी फाइट में आजकल दिखाई देने लगी है जी। तो मैं कहूंगा बीएसपी आपके नजरों में कांग्रेस और बीजेपी और सपा का टक्कर है,
तो बसपा किस कैटेगरी में चली गई? तीसरी चौथी पार्टी चौथे नंबर पे जाएगी या दूसरे नंबर पे रहेगी या तीसरे नंबर पे रहेगी? कौन किस नंबर पे आपके आकलन के हिसाब से रह सकता है मनोज जी? बसपा 2 साल से देखिए, पिछले 2 सालों से बसपा मुखर होकर किसी विपक्ष की तरीके से बात नहीं करती। ना आज भी बसपा जो है बिखरी हुई नजर आती है। ना उन लोगों के पास कोई नारा है, ना उन लोगों के पास कोई ऐसा संगठन बचा हुआ है जो बसपा फाइट करती हुई नजर आए। बस 3 लोगों में फाइट है। ओके मनोज जी, बताइए। पहले नंबर पे किसकी सरकार आकलन कर रहे हैं? पहले नंबर पे कौन पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे? पहले नंबर पर सपा एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि बीजेपी जो है, सपा और बीजेपी की फाइट होगी, लेकिन उम्मीद दोनों में से ये तो 10 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन फाइट तो 2 पार्टियों में है और कांग्रेस भी बीचों बीच में कहीं ना कहीं फाइट करती हुई नजर आ रही है। माने कांग्रेस में जनाधार बढ़ा है, लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जब से प्रियंका गांधी ने अपने हाथ बागडोर संभाली है, आपको कहना है लगातार बढ़े हैं लोग और लोग देख भी रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और मैं कहना चाहूंगा, सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जरूर अपने विचार को रखें और अपने विचारों को सुने और आगे आए, क्योंकि देखिए हमें प्रत्येक दिन एक मुद्दे के साथ हमें बीच आना होगा और हम लोग अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता को, जगत को जीवित रखना है, जनता की आवाज बनना है, जनता की बात को कहना है, जनता के बीच बने रहना है। हमें कोई ऐसी बात नहीं कहना है जिससे हमें कोई हिंसा बढ़ सके या दंगा हो सके या फिर किसी भी प्रकार का किसी को आघात पहुंचे। दोस्तों, ये डिबेट है और इसमें डिबेट में हम निष्पक्षता पूर्वक बात करते हैं और निष्पक्षता ही पूर्वक एक बड़ी जो चर्चाएं हैं वो बिल्कुल सही हैं और हमारे साथ तमाम साथियों ने चर्चा के लिए विद्यमान है और तमाम साथियों ने लगातार हमसे वार्ता किया है। तो दोस्तों,